जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर के साथ। तो इन्वेस्टर हैं रिटायर्ड आर्मी कर्नल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर जय हिंद। और वो बोलते हैं कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 30 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ इन अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। और अभी वो हैं 60+ के, और वो स्टिल बिलीव करते हैं सेंसिबली एग्रेसिव होने में। तो वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो ऐसा बनाए जिसमें थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी रहे, ज़्यादा वो डिफेंसिव कंपनी के साथ नहीं जाना चाहते, जो कि एक अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको एग्रेसिव होना ही चाहिए, और आर्मी वालों से तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं और होना भी चाहिए उनको थोड़ा सा एग्रेसिव। और वो कहते हैं कि उनको बनाना है 1 करोड़ इन द मार्केट बाय द टाइम ही इज़ 70। सो 70 साल की उम्र तक उनको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। करंटली उनके पोर्टफोलियो का साइज़ है 10 लाख रुपये, जो कि उन्होंने 2 साल में बनाया है। और वो गाइडेंस मांग रहे हैं कि हाउ ही कैन रीच हिज गोल, तो कैसे अपना 1 करोड़ का गोल को वो अचीव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वो हमसे गाइडेंस मांग रहे हैं। और उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 20 लाख और इस पोर्टफोलियो में इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आने वाले 2 साल में वो 20 लाख रुपये और डालेंगे अपने पोर्टफोलियो में। तो उनका पोर्टफोलियो 2 साल बाद 30 लाख के करीब का होगा इन्वेस्टेड वैल्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू करना और देखते हैं क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। सो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 10,38,000, मार्केट वैल्यू है 10,34,000, और करंटली इनको अभी लॉस हो रहा है 3,700 का। एंड फर्स्ट कंपनी इनके पास है ACE, विच इज़ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। टोटल क्वांटिटी है इनके पास 12 और इन्वेस्टेड अमाउंट है 4357। तो ये हम आ गए कंपनी के चार्ट पैटर्न पे, और एक साल में अगर हम देखें तो इस कंपनी ने रिटर्न दिया है काफ़ी अच्छा 76% का। 5 ईयर का रिटर्न रहा है 109%, फिर भी ठीक है। एंड मैक्सिमम रिटर्न रहा है 804%। और इसका चार्ट पैटर्न मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डिप था, यहाँ बहुत बड़ा डिप था, इधर बहुत बड़ा डिप था, इधर भी बहुत बड़ा डिप था। तो एक बात तो साफ है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी नहीं है। चार्ट से ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं प्रॉफिट में, अर्निंग्स में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस जो होता है अर्निंग ग्रोथ को ही फॉलो करता है, और वही आपको रिफ्लेक्शन दिखता है चार्ट पैटर्न में भी। और आप देख सकते हैं कि इतने टाइम तक कंपनी ने कोई कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया। अभी जो बुल रन आया था कोविड के बाद, उसके बाद हमें एक अपसाइड देखने को मिली है इस कंपनी में। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है फाइनेंशियली भी। सो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फोक लिफ्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड बैकहो लोडर्स। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन से ही बिलोंग करती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट ये बनाती है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है, सिर्फ 4,400 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो ये हम आ गए इसके ईयरली PNL पे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है मार्च 2019 में 98 करोड़ था, 20 में 92 करोड़ था, देन 119, देन 151 एंड 195। तो लास्ट 2 साल में अच्छी ग्रोथ प्रॉफिट में नज़र आ रही है। बाकी लास्ट के 3 साल थोड़े फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं, बट लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, ग्रोथ है प्रॉफिट में। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 12 ट्रेलिंग मंथ में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 12 मंथ में काफ़ी अच्छी रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ओके है। स्टॉक प्राइस CAGR भी काफ़ी ठीक दिखा रहा है लास्ट 3 ईयर्स में, 1 ईयर में। सो मेरे हिसाब से तो ये ओके कंपनी है। अगर ये प्रॉफिट अपना बढ़ाती रही इसी स्पीड से तो हो सकता है कि अच्छे रिटर्न या डिसेंट रिटर्न बना के देती रहे। बट इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अमेजिंग मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये मल्टी बैगर कुछ बन जाएगी। एक नॉर्मल कंपनी है, ओके कंपनी है, प्रॉफिट अच्छा बना के देती रहेगी, तो आपका रिटर्न भी नॉर्मल डिसेंट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है बजाज फाइनेंस। क्वांटिटी है 12, इन्वेस्टेड अमाउंट है 76,000 का। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, ये एक लीडर कंपनी है NBFC के सेक्टर में, और NBFC के सेक्टर में इसके सबसे लोएस्ट NPAs रहते हैं। और NPAs एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मापदंड है इन फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज़ को मेजर करने का, इनकी परफॉर्मेंस या ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको मेजर करने का। सो जिस भी बैंकिंग कंपनी में NPAs कम होंगे इट मीन्स का उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। जिस भी NBFC कंपनी में NPAs कम होंगे इट मीन्स कि उनका बिजनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली बहुत अच्छा है। NPAs का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है कि अगर आपने 10 लोगों को लोन दिया है तो उसमें से कितने परसेंटेज लोग हैं जो आपको लोन का पैसा वापस नहीं देंगे, वो होते हैं हमारे NPAs। तो ये कंपनी जो लोन देती है बहुत ही ज़्यादा डेटा के ऊपर रिलाई करती है, डेटा को ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोन देने में, इसीलिए इनके जो NPAs हैं वो काफ़ी कम है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, पास्ट में भी इसने बहुत अच्छा किया है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो होना है तो उसका फाइनेंस सेक्टर को ग्रो होना ही पड़ेगा। फाइनेंस सेक्टर हर इकोनॉमी का बैकबोन होता ही होता है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो होगी तो फाइनेंस सेक्टर भी ग्रो होगा। और अगर आप कभी भी निफ्टी की एलोकेशन भी देखेंगे सेक्टर वाइज तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंस सेक्टर की ही है। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी एलोकेशन फाइनेंस सेक्टर की होनी चाहिए। तो ये कंपनी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं।
नेक्स्ट कंपनी इनके पास है बालकृष्ण इंडस्ट्री, क्वांटिटी है 21, इन्वेस्टेड अमाउंट है 42,000 का। ये कंपनी टायर्स के सेक्टर में बिलोंग करती है और ये टायर्स बनाती है कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए, जो अर्थ मूविंग मशीनरी होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, क्रेन्स होती हैं, ये सब होती है, उनके जो टायर्स होते हैं बड़े बड़े, ये कंपनी उन टायर्स को बनाती है और इसका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है ग्लोबली भी, और टायर सेक्टर में ये एक लीडर कंपनी है। तो बहुत लोगों को लगता है कि एमआरएफ बहुत बड़ी कंपनी है टायर सेक्टर में, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से तो बालकृष्ण इंडस्ट्री मार्केट कैप के हिसाब से टायर इंडस्ट्री में लीडर कंपनी है और इसने रिटर्न भी काफ़ी अच्छे बना के दिए हैं कंपेयर टू एमआरएफ। तो इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं। थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रहती है ये कंपनी, बट अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है 5 से 10 साल का, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इस कंपनी के साथ भी। नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्रेट, क्वांटिटी है 38, इन्वेस्टेड अमाउंट है 76,000। तो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, ये एक लीडर है अपने सेगमेंट में जो कि है सोडियम नाइट्रेट का सेगमेंट। तो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और सोडियम नाइट्रेट के सेगमेंट में ये 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है। ये भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है इसका, लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा पैसा बना के दे सकती है। अभी थोड़ा प्रेशर चल रहा है मार्केट में और ये सिर्फ केमिकल सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में आपको प्रेशर दिख रहा है। अभी टाइम है अच्छी कंपनीज को खरीद के रखने का अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि जब बुल रन आएगा तो यही कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगी। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी भी अच्छी है, पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है डेविस लैब, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 31,000। ये कंपनी भी अगेन एक मार्केट लीडर है फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज में। तो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री में ये क्या करती है, ये एपीआईज बनाती है जो कि होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सो जब भी एक मेडिसिन बनती है वो अलग अलग कॉम्पोजिशन से बनती है, अलग अलग मटेरियल से बनती है, या बोल सकते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर से बनती है, चूरन कह सकते हैं आप उसको। तो ये कंपनी क्या बनाती है, ये कंपनी चूरन बनाती है सिंपल भाषा में, जो कि चूरन यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन को बनाने में। तो ये कंपनी उस सेक्टर में मार्केट की लीडर है। और ये बोलने में चूरन लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये चूरन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेडिसिन के लिए, एपीआईज। तो एपीआईज की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन अभी जो डोमिनेट कर रहा है वो चाइना कर रहा है इस मार्केट को, और धीरे धीरे चाइना से जो काम है वो इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। और जैसे जैसे इंडिया में शिफ्ट होता रहेगा ये एपीआई का बिजनेस भी, ये कंपनी जो अभी मार्केट लीडर है, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस मूवमेंट से। तो ये कंपनी भी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इस कंपनी के साथ ये अभी नहीं हो रहा है, ये कंपनी के साथ पहले भी इस तरीके के डिप्स आ चुके हैं, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे कभी भी लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न इस कंपनी का, तो आपको एक अच्छा चार्ट पैटर्न ही देखने को मिलेगा। तो ये मैं आ गया हूँ देखिए डीवीएस के चार्ट पे, और डीवीएस का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जाता हुआ है, और यही एक पहचान होती है एक अच्छी कंपनी की। कोई भी शेयर अगर आपको ऐसे जाता हुआ दिख रहा है इस डायरेक्शन में, तो मतलब आपका पहला चेक हो गया कि वो कंपनी एक डिसेंट कंपनी होगी, बाद में आपको बाकी चीज़ें चेक करनी है। बट कभी भी आपको चार्ट दिखता है उल्टे डायरेक्शन में जाता हुआ, जो कि ऐसे रहेगा यहाँ से नीचे जाता हुआ, तो उस कंपनी को आपको ये चार्ट देखते ही कैंसिल कर देना है, उसके बाद और ज़्यादा रिसर्च करने की उसमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कंपनी बकवास है, ख़त्म हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है, आपको उस कंपनी को ओके बाय बाय टाटा कर देना है। तो इस कंपनी में अभी क्या हो रहा है, इस कंपनी में अभी एक डिप मिल रही है जो कि एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले भी इस कंपनी में ऐसी डिप मिली है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक डिप मिली थी। तो कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसका, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसके साथ जाया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है फिनोलेक्स केबल, क्वांटिटी है 21, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 11,000 रुपीज़ का। ये वायर्स एंड केबल्स के सेक्टर से बिलोंग करती है। ये भी एक ओके कंपनी है, कुछ इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं नज़र आता है इस कंपनी में। अगर आपको वायर्स एंड केबल्स के सेक्टर में जाना ही है तो मेरी प्रेफरेंस उसमें रहती है पॉलीकैब, जो कि मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में, और ग्रो भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है कंपेयर टू फिनोलेक्स। तो जो कंपनी अपनी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा पा रही है वही आपको रिटर्न भी अच्छे तरीके से बना के दे पाएगी। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब ज़्यादा बेटर चॉइस है कंपेयर टू फिनोलेक्स केबल। नेक्स्ट कंपनी है फ्लोरोकेमिकल, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 28,000। ये भी एक ओके कंपनी है, अगर आपको पसंद आती है, आपको कन्विक्शन है तो आप जा सकते हैं, कुछ इतना कुछ ख़राब नहीं है कंपनी में, आपको ओके रिटर्न ये बना के दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, क्वांटिटी है 24, इन्वेस्टेड अमाउंट है 36,000 का। ये ज़बरदस्त कंपनी है, ये नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, जो कि अभी भी बहुत अच्छे परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, अबव 20% के साथ। हालांकि लास्ट 2-3 साल में इसका शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखी है, तो जो अर्निंग ग्रोथ होती है और जो शेयर प्राइस की ग्रोथ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है। तो जब भी ये होता है उसके बाद जनरली क्या होता है, उसके बाद जनरली बहुत अच्छी एक रैली देखने को मिलती है, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो अर्निंग ग्रोथ को कैचअप करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो इसमें अभी ठंडा पीरियड चल रहा है, बट यही पीरियड है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब वो गैप कम होगा, उस गैप को कम होने के पीरियड में जो ग्रोथ आपको मिलेगी शेयर प्राइस में, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में बिल्कुल इसको जगह देनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है इन्फोसिस, क्वांटिटी है 36, इन्वेस्टेड अमाउंट है 53,000 का। ये भी एक अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। और जैसे कि मैंने कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर एक इकोनॉमी का बैकबोन होता है,
तो ये जो आईटी सेक्टर है, इंडिया में फाइनेंस सेक्टर के बाद आईटी सेक्टर एक सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो ये सेक्टर भी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही एसेंशियल सेक्टर है और इंडिया इकोनॉमी को अगर बढ़ना है तो ये सेक्टर भी आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपको भी नज़र आता ही होगा कि जो भी कंपनीज अब बन भी रही हैं या जो नई कंपनीज भी आ रही हैं, तो आईटी तो उसमें हर कंपनी में एक एसेंशियल पार्ट है ही है। बिना आईटी के तो आजकल कोई कंपनी चलती ही नहीं है। तो ये कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये कंपनीज का बिजनेस भी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल चलेगा ही चलेगा। इसको भी आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। डिसेंट रिटर्न ये आपको बना के दे सकती है और कम रिस्क के साथ। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है केपीआई टेक, क्वांटिटी है 50, इन्वेस्टर अमाउंट है 39,000 का। ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये मीडियम साइज़ की आईटी कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो ये कंपनी के साथ भी आप रह सकते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से आपको ग्रोथ दे सकता है। तो आपने दो अच्छी कंपनी रखी है आईटी सेक्टर में, एक है जो लार्ज कैप है जो कि आपको थोड़ा सा स्टेबल रखेगी पोर्टफोलियो को और डिसेंट रिटर्न देगी, और दूसरी कंपनी है जो कि एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, मीडियम साइज़ कंपनी है जो कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी और शायद आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से तेज़ी से बना के दे पाए। नेक्स्ट कंपनी है केपीआर मिल, क्वांटिटी है 33, इन्वेस्टर अमाउंट है 17,000। ये कंपनी एक ओके कंपनी है, कुछ इतना कुछ खास नहीं है इस कंपनी में। तो अगर आपको कन्विक्शन है आप जा भी सकते हैं, बट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तो ये कंपनी नहीं रखता अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट कंपनी है लिखिता, क्वांटिटी है 87, इन्वेस्टेड अमाउंट है 20,000 का। तो इस कंपनी को चेक कर लेते हैं कंपनी कैसी है। तो इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करें तो इस कंपनी का बिज़नेस है पाइपलाइन लेइंग का, बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। तो जो पाइपलाइंस होती हैं गैस की, उसको ये अंडरग्राउंड बिछाती हैं और ये ऑयल एंड गैस रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस, इस तरीके की। मार्केट कैप अगर हम देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा छोटा है, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। मार्केट कैप सिर्फ 917 करोड़ का है। और ये हम आ गए इसके ईयरली पीएनएल पे, और सेल्स देखेंगे तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है कंपनी की काफ़ी अच्छी तरीके से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में 29 करोड़ था, 2020 में 30 करोड़ था, फिर बढ़ के 39 करोड़ हुआ, देन 61, नाउ 75। तो प्रॉफिट लास्ट 2 साल में काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी का बढ़ रहा है। और अब मैं आ गया हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 33, 42, 38, 41। तो सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बना रही है कंपनी। और यहाँ पर भी देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी डिसेंट नज़र आ रही है। 10 ईयर में 43, 5 ईयर में 43, 3 ईयर 36 और 12 ट्रेलिंग मंथ में 39। और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी डिसेंट और अच्छी लग रही है, 12 ट्रेलिंग मंथ में 39%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार है, 25% के ऊपर ही नज़र आ रहा है। और स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट 1 ईयर का है 54%। तो बिजनेस वाइज तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, सब कुछ, सब नंबर्स अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। सेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हो रहा है, और लास्ट 1 ईयर में रिटर्न भी अच्छे रहे हैं। तो इसी तरीके से ये कंपनी ग्रो होती रही तो मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। बिल्कुल इसके साथ जाया जा सकता है। एक माइक्रो कैप कंपनी है तो उस हिसाब से पैसा भी आपने कम ही लगाया है, तो इतना रिस्क बिल्कुल इस कंपनी के साथ लिया जा सकता है, ग्रोथ क्योंकि अच्छी है कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी है LT, विच इज़ L&T लार्सन एंड टूब्रो, क्वांटिटी है 25, इन्वेस्टेड अमाउंट है 54,000 का। तो ये कंपनी बहुत हैवी वेट है, बोल सकते हैं हम हाथी है शेयर मार्केट की। और हाथी क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलता है। और ये कंपनी वही है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ देता नहीं है। तो इस कंपनी में भी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो इसमें आपको स्लो ही ग्रोथ मिलेगी। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो इस कंपनी को मैं अवॉइड करना पसंद करता। नेक्स्ट कंपनी है महिंद्रा लाइफ, क्वांटिटी है 200 और इन्वेस्टेड अमाउंट है 78,000 का। ये कंपनी रियल स्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, और रियल स्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा साइक्लिकल सेक्टर होता है। इस सेक्टर में पैसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर में अगर आपको पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको एक गुण आना चाहिए, वो है कि कब साइकिल शुरू हो रहा है और कब साइकिल ख़त्म हो रहा है, और वो पता लगाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी ने कर भी लिया कभी, तो वो सिर्फ एक फ्लूक होगा, एक तुक्का होगा। तो ऐसी कंपनी से आप दूर रहिए, ऐसी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती हैं, 3 साल में, 5 साल में कंसिस्टेंटली आपका पैसा बनाती रहेंगी। नेक्स्ट कंपनी है ओबेरॉय रियलिटी, जो कि फिर से सेम रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो मेरे कमेंट्स इसके लिए भी बिल्कुल सिमिलर हैं। ये वाला सेक्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। रियल स्टेट सेक्टर, PSU कंपनीज़ और मेटल कंपनीज़, ये 3 से आप जितना दूर रहेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है, कि इन 3 चीज़ों में रिटर्न बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट कंपनी इनके पास है पीडीलाइट, क्वांटिटी है 34, इन्वेस्टेड अमाउंट है 82,000 का। तो ये एक अच्छी कंपनी है, ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। ये कंपनी ऐसी है जिसके पास 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर है सीलेंट एंड एडेसिव सेक्टर का। और सीलेंट एंड एडेसिव सेक्टर में इस कंपनी ने एक तरीके से मोनोपोली बना के रखी है, और ये मोनोपोली सरकार के द्वारा दी गई मोनोपोली नहीं है। ये मोनोपोली इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दम पे बनाई है। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसके प्रोडक्ट्स, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा इसके बारे में। प्रोडक्ट्स के नाम है फेविकॉल, फेविस्टिक,
डॉक्टर फिक्सिट, इस तरीके के प्रोडक्ट हैं इनके जो कि सबको पता है, सब जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में और यूज़ भी सबने किया है। और ये मैं आ गया हूँ पीडियालाइट के चार्ट पे, और इसका 1 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो 1% नेगेटिव में है, और 5 साल का चार्ट अगर हम देखेंगे तो 141% के रिटर्न है अभी भी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न है। और मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखूंगा मैं तो इसमें आपको दिखेगा कि एक अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा होता है। आप देखिए कितना सुंदर इसका चार्ट पैटर्न है, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट जाता हुआ, और इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको नहीं दिखेंगी, धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। तो इस कंपनी, ऐसी कंपनीज़ में ये फ़ायदा होता है कि आप होल्ड कर पाते हैं इन कंपनीज़ को, क्योंकि एक बार ये कंपनीज़ जब गिरती हैं और उसके बाद जब बढ़ती हैं तो वापस अपने पुराने लेवल पे नहीं आती, ये हमेशा जो नेक्स्ट लेवल बनाती हैं गिरने का सपोर्ट लेवल, वो ऊपर ही बनाती हैं। तो ऐसी कंपनीज़ को होल्ड करना ईजी हो जाता है। ऐसी कंपनीज़ आपका पैसा जो है कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती हैं, इसीलिए इन कंपनीज़ को कहा जाता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स। क्योंकि अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, इनका रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, अराउंड 20-25 के आसपास इनका रिटर्न रहता है। अभी 1-2 साल में प्रॉब्लम चल रही है, जो कि सब जगह ही चल रही है, इस कंपनी की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह ही प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए कंपनी ने लास्ट 1-2 साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिया। बट जब मार्केट बढ़ेंगी ये कंपनी भी बढ़ेंगी, और ये सब अपना जो लास्ट 1-2 साल का इन्होंने कुछ रिटर्न नहीं बना के दिया, सब एक साथ में ही पूरा कर देंगी। और ओवरऑल जब आप रिटर्न देखेंगे 5 साल का, 10 साल का, तो उसमें आपको अच्छा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज़, पीडियालाइट, एशियन पेंट, इस तरह की कंपनीज़ आपको ज़रूर रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत हद तक स्टेबल रखती हैं। नेक्स्ट कंपनी है पीआई इंडस्ट्री, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टर अमाउंट है 31,000 का। ये भी एक अच्छी कंपनी है, एग्रोकेमिकल स्पेस से बिलोंग करती है, और ये भी कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स का पैसा बनाती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते जा रही है। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ और रिटर्न्स बना के दे सकती है आगे भी, तो इसको भी पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब, क्वांटिटी है 1, इन्वेस्टेड अमाउंट है 2500। इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने फिनोलेक्स केबल्स को डिस्कस किया था। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट लीडर है। मुझे लगता है कि आपको फिनोलेक्स केबल से पैसा निकाल के इस कंपनी में लगा देना चाहिए। ये कंपनी आपको फिनोलेक्स से ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता, अगर आपका कन्विक्शन कहता है कि फिनोलेक्स ज़्यादा बेटर है, तो आपको बिल्कुल फिनोलेक्स के साथ ही रहना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस, क्वांटिटी है 34, इन्वेस्टर अमाउंट है 80,000। ये भी एक ओके कंपनी है, एवरेज कंपनी है, इसके साथ चाहिए तो आप जा सकते हैं। इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू अनलॉकिंग तब होगी जब ये डीलिस्ट करेगी अपनी बिजनेसेस को, तब तक ओके है, चाहिए तो आप बिल्कुल रह सकते हैं इस कंपनी के साथ। नेक्स्ट कंपनी है एसआरएफ, जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, क्वांटिटी है 32, इन्वेस्टेड अमाउंट है 73,000 का। ये भी एक बहुत शानदार कंपनी है, केमिकल सेक्टर से काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है केमिकल में। इस कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रोथ दिखा रही है। नेक्स्ट कंपनी है टाइटन, इन्वेस्टेड अमाउंट है 82,000 का और क्वांटिटी है 34। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। ज्वेलरी सेक्टर में, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेक्टर जो है उसमें ये मार्केट लीडर है, और अभी ज्वेलरी सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, क्योंकि अभी भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं ज्वेलरी सेक्टर में। और जो काम इसने ज्वेलरी सेक्टर में किया है, जो है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से मार्केट शेयर खींचना, वही काम, वही चीज़ ये दोहराना चाह रही है बाकी बिजनेस सेगमेंट्स में, जो कि है आई वेयर्स, वॉचेस, साड़ीज़, हैंडबैग्स। तो बाकी और बहुत ज़्यादा इसके बिजनेस सेगमेंट्स हैं जो रेवेन्यू ग्रोथ इंजन से हम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है इसका रनअप है नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है और बहुत बड़ी भी बन सकती है, तो इसके साथ मुझे लगता है बिल्कुल आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है अगेन टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, क्वांटिटी है 10, इन्वेस्टेड अमाउंट है 13,000 का। ये कंपनी भी एक डिसेंट कंपनी है, इसके साथ भी आप जा सकते हैं चाहे तो, अगर आपको कन्विक्शन है तो। नेक्स्ट कंपनी है वीबीएल, क्वांटिटी है 33, इन्वेस्टेड अमाउंट है 38,000 का। ये कंपनी बोल सकते हैं हम एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, हालांकि इसका बिजनेस बेवरेजेस से ज़्यादा रिलेटेड है, बट इन अ वे इट इज़ पार्ट ऑफ एफएमसीजी। और उस सेगमेंट में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और रेवेन्यू, और उसी हिसाब से इसके रिटर्न भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आ गया हूँ वीबीएल के चार्ट पे, और अगर हम 1 साल के इसका रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में आप देख सकते हैं 114% के इसने रिटर्न दिए हैं, और 5 साल का रिटर्न रहा है 600% के, जो कि बहुत शानदार है। और चार्ट पैटर्न भी आप देखिए एकदम कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 926% के रिटर्न दिए हैं, और ये लिस्ट हुआ था 2016 में। सो ऑलमोस्ट 6-6.5 साल के अंदर अंदर इसने 926% के रिटर्न दिए हैं, और चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर जाता हुआ कंसिस्टेंटली। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त इसका बिजनेस है, प्रोडक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था स्टिंग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो यंगस्टर्स में। और इंडिया, आपको पता ही है इंडिया की पॉपुलेशन जो है, जो एवरेज एज है इंडिया की पॉपुलेशन की, वो 27 to 28 ईयर्स है। तो इंडिया एक बहुत ही यंग नेशन है, उस हिसाब से यंग पीपल इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और अलग तरीके की बेवरेजेस भी। बट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, और आगे चल के और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को और ज़्यादा फैलने की, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाने की।
ये फ्रेंचाइज जो है VBL, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं केटर करता, ये और भी इंडिया के जो आसपास कंट्रीज़ हैं उनमें भी इन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है, उनमें भी ये पेप्सी के प्रोडक्ट यही सप्लाई करते हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू किया है आगे कुछ सालों के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ इसमें देखी जा सकती है। तो अच्छी कंपनी मेरे हिसाब से बिल्कुल रखा जा सकता है पोर्टफोलियो के अंदर, अच्छा ग्रोथ ये दे सकती है। तो ये थी लास्ट कंपनी पोर्टफोलियो की, और पोर्टफोलियो में टोटल कंपनीज़ हैं 23, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि आपको 15 कंपनीज़ करनी चाहिए रिड्यूस करके, क्योंकि 15 कंपनीज़ सफिशेंट है आपको आपका डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देने के लिए। 15 से ज़्यादा अगर हम रखते हैं तो फिर वो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है, ओवर ईटिंग जैसे कि कहते हैं, तो ओवर डाइवर्सिफाइड भी वही चीज़ है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं होता, उसका नुकसान ही निकल के आता है एंड ऑफ द डे। तो 15 अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो करिए, और आप जो 20 लाख लगाना चाहते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लीडर में लगाने की कोशिश करिए। VBL, पॉलीकैब, इन जैसी कंपनीज़ में आप लगा सकते हैं, पीडीलाइट, PI इंडस्ट्रीज़, ये सब अच्छी कंपनीज़ हैं। और अब आ जाते हैं आपके लक्ष्य के ऊपर जो है 1 करोड़। तो 2 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो रहेगा 30 लाख के करीब, और इस पर अगर हम लेते हैं कम से कम रिटर्न, तो मान लेते हैं रिटर्न 5 लाख, मान लेते हैं कि 2 साल के बाद आपका रिटर्न हो जाएगा 5 लाख पूरे इन्वेस्टेड अमाउंट पे, तो 35 लाख का आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया। अब इसको आपको बनाना है 1 करोड़ इन द पीरियड ऑफ 7 to 8 ईयर्स। तो उसको बनाने के लिए आपको CAGR रिटर्न चाहिए होगा अराउंड 18 to 19%, और जो ये मार्केट लीडर्स हैं आपकी पोर्टफोलियो में, मुझे लगता है ये 18% रिटर्न आपको दे सकते हैं। बट आप ज़्यादा खरीद बेची ना करिएगा, मार्केट लीडर के साथ ही बने रहिए मैक्सिमम। और आपने बोला था कि आपको थोड़ा सा एग्रेसिव भी रहना है, तो एग्रेसिव रहने के लिए आप थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम लार्ज कैप मार्केट लीडर्स में रखिए, और थोड़ा सा फिर आप स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं कंपनीज जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ रही हैं, बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं। कंपनीज लाइक फाइन ऑर्गेनिक्स, कंपनीज लाइक फर्स्ट होम फाइनेंस, कंपनीज लाइक मोल्टेक पैकेजिंग, ये कुछ 2-3 स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो कि मैंने मेंशन करी हैं। आप चाहे तो इस पर रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो आपका काफ़ी हद तक अच्छा है। कुछ कंपनीज है जो मुझे लगता है कि शायद आपको मदद ना करें आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उस कंपनीज के बारे में आप थोड़ा और रिसर्च करके सोच सकते हैं आपको रखना है या नहीं रखना, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट ये सब मेरा व्यू है, आप प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिएगा कोई भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या किसी और पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ। थैंक यू।